Assalamu alaikum students. Today we will discuss the topic spectrum that you will find on your books at page 130, 131 and 132. So spectrum by word, the spectrum means band of colors. So it may be band of colors, band of wavelengths, band of frequencies और band of wave numbers. ठीक है, तो स्पेक्ट्रम मीन्स अ बैंड ऑफ एनी ऑफ दीज थिंग्स. तो जैसे ही हम वाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से या किसी भी इनकैंडिसेंट ऑब्जेक्ट में से पास करते हैं तो वाइट लाइट इज डिवाइडेड इनटू इट्स सेवरल कंपोनेंट्स. तो ये डिवीजन ऑफ कंपोनेंट्स जो है इसको हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं. एज यू कैन सी हियर, ये तो यहाँ पे ये आपको वेरियस स्पेक्ट्रम्स शो किए गए हैं. इसमें से जस्ट विजिबल लाइट जो है वो एक पार्ट है, बाकी उसके अलावा और भी बहुत सारे स्पेक्ट्रम के रीजन्स हो सकते हैं जो ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं. इसमें यहाँ ये वेरियस रीजन्स आपको शो किए गए हैं. सो दिस वन इज़ द विजिबल रीजन. विजिबल लाइट जो है वो डिवाइड हो जाती है टोटल 7 कंपोनेंट्स में. दैट इज़ वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, विब गॉयर. इस तरीके से आप इनके नाम याद कर सकते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो रेड से इस तरफ जो रीजन है जो हमारी विजिबल रेंज में नहीं है उसको हम इंफ्रारेड कहेंगे, और वॉयलेट से इस तरफ जो है वो भी हमारी विजिबल रेंज में नहीं है, दैट इज़ नोन एज अल्ट्रा वॉयलेट. तो वॉयलेट से अल्ट्रा वॉयलेट एंड रेड से इंफ्रारेड. तो इंफ्रारेड फर्दर डिवाइड किया जाता है फॉर इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड. इसी तरह यूवी को भी यूवीए, बीसी में डिवाइड किया जाता है, लेकिन वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है. अभी हम जस्ट ये विजिबल रीजन के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे. ओके, बाकी इसमें वेरियस जो रीजन्स हैं इनमें वेव लेंथ का ट्रेंड अगर आप देखें तो अल्ट्रा वायलेट से विजिबल एंड देन इंफ्रारेड वेव लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है. तो अगर वेव लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है एनर्जी डिक्रीज हो रही है, बिकॉज एनर्जी और वेव लेंथ का रिलेशनशिप आपको पता है, E इज इक्वल टू hc/λ. तो इसका मतलब है कि एनर्जी और वेव लेंथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. दूसरी तरफ अगर हम बात करें एनर्जी और फ्रिक्वेंसी की तो वो एक और रिलेशन है, E इज इक्वल टू h एंड म्यू. तो म्यू स्टैंड्स फॉर फ्रिक्वेंसी. इसका मतलब है इन दोनों का यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है. तो ये तो जनरल स्पेक्ट्रम के बारे में था. देन वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम. सो 2 टाइप्स हैं स्पेक्ट्रम की. फर्स्ट इज़ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड अनदर वन इज़ लाइन स्पेक्ट्रम. तो स्पेक्ट्रम की वर्ड जो बाय वर्ड मीनिंग है वो पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ. इट मीन्स अ बैंड ऑफ कलर्स या बैंड ऑफ वेवलेंथ्स. So the word continuous here means no gap. तो यहाँ पे जितने ही कलर के रीजन्स आपको नज़र आएंगे उनके बीच में कोई डिस्टिंक्टिव पार्टीशन नहीं होगी. एक कलर दूसरे कलर के अंदर मर्ज हुआ होगा. मतलब उसको देख के आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे वॉयलेट ख़त्म हो रहा है और ब्लू स्टार्ट हो रहा है. नहीं, वो आपस में मर्ज हुए होंगे. और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज़ रेनबो. ये देखें, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है. तो यहाँ पे हम गैस नहीं कर सकते कि कौन सा कलर कहाँ ख़त्म हो रहा है और दूसरा कहाँ स्टार्ट हो रहा है. ये देखें आपस में बिल्कुल यहाँ पे मर्ज हुए हैं. ये देखें यहाँ पे ये तो मर्ज है. तो नॉर्मली हम इसको जो है वो डिवाइड करते हैं, वही वेव गॉयर है, वॉयलेट, इंडिगो एंड सो ऑन. बाकी जो इसकी एग्जांपल है वो आप देख सकते हैं. जैसी प्रिज्म में से वाइट लाइट पास की जाती है तो वो भी अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है. सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. एंड हियर यू कैन सी रेनबो. तो ये भी जो है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की टाइप है. ओके, रेनबो कैसे प्रोड्यूस होती है ये चीज़ आप शायद पहले पढ़ चुके होंगे कि जैसे ही सनलाइट पड़ती है वाटर ड्रॉपलेट्स पे, ये सनलाइट पड़ती है वाटर ड्रॉपलेट पे, तो वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स हीटअप हो जाएंगे. ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वो आपको मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम या इन द फॉर्म ऑफ रेनबो. तो वाटर का मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं बल्क है. इसके अंदर वाटर का जो ड्रॉप है इसके अंदर सेवरल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. तो जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ बल्क. पूरा जो एंटायर ऑब्जेक्ट है ये उसका करेक्टरिस्टिक है. जैसे आपने प्रिज्म के बारे में भी पढ़ा, तो प्रिज्म भी एक एंटायर बल्क है.
ठीक है, एक पूरा चंक है आपके पास जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। सो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बल्क। यही चीज़ आपकी बुक में यहाँ मेंशन की गई है, ये देख सकते हैं आप, ये लिखी गई। तो इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इन बल्क। बाकी जो बाउंड्री लाइंस सेपरेट नहीं होती और इसकी जो एग्जांपल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। बाकी नेक्स्ट जो हम सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं दैट इज़ लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। अब स्पेक्ट्रम का मतलब तो आप पढ़ चुके हैं, और लाइन मींस इसके अंदर जितनी भी आपको स्पेक्ट्रल लाइंस नज़र आएंगी दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, तो एक लाइन ख़त्म होगी, उसके बाद कुछ गैप के बाद दूसरी लाइन होगी, और अगर आपस में मर्ज भी नज़र आती हैं तो उसे हम ज़्यादा रेजोल्यूशन पावर के साथ जब देखेंगे तो वो आपस में सेपरेट ही होंगी, मर्ज नहीं होंगी। ओके, इट इज़ एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम। ठीक है, ये एक एटम का करेक्टरिस्टिक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो एक एटम का करेक्टरिस्टिक है। किस तरीके से एटम का करेक्टरिस्टिक है, लेट मी शो यू दैट। फॉर एग्जांपल ये एक एटम न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अभी हम नहीं बता रहे कि ये कौन सा न्यूक्लियस है, जस्ट ये एक न्यूक्लियस है। एटम कौन सा है वो अभी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। तो ये फर्स्ट शेल हो गया, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। अब किसी भी सोर्स से जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस शेल में आ जाए। अगर ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हो सकता है नेक्स्ट शेल में भी जा सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे भी ये मूव कर सकता है। तो जब भी ये हायर ऑर्बिटल में मूव करेगा इसका मतलब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो यहाँ ये अनस्टेबल होगा हायर ऑर्बिटल्स में, वापस यहाँ से अपने वाले प्रीवियस शेल में वापस आएगा। तो जैसे ही वापस आएगा तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी वही एनर्जी अब इसे रिलीज़ करनी पड़ेगी, और ये वेवलेंथ की फॉर्म में रिलीज़ होगी। हम कहेंगे फोटोन है या क्वांटम रिलीज़ हुआ है एनर्जी का। तो यही जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये आपको वेरियस स्पेक्ट्रम की लाइंस देती है। तो इसकी वजह से हमें एक लाइन मिलेगी। अगर ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो रही है तो उसकी वजह से आपको और लाइंस मिलेंगी। तो इस तरीके से आपको लाइंस मिलती हैं और ये लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, और या हम इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो भी सॉलिड कंपोनेंट होगा, फॉर एग्जांपल सोडियम है अगर हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, तो इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे वेपर्स में। ठीक है, इसको वेपराइज करेंगे। वेपराइज करने के बाद इसके एटम्स को हम अलग कर लेंगे, एटोमाइजेशन हो जाएगी। तो जैसे ही एटम्स को हम अलग करेंगे बाकी उसमें से फिर लाइट वगैरह पास की जाएगी, उसे हीटअप करेंगे तो आपको स्पेक्ट्रम नज़र आएगा। ठीक है, तो ये इसका सारा मेथड आपको बता दिया मैंने। बाकी इसमें यहाँ आपको डिस्कस किया गया है ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। आप देख सकते हैं ये जो दो येलो लाइंस नज़र आ रही हैं आपको, जो देखने में एक ही लाइन नज़र आ रही है ये वाली, तो ये सोडियम का स्पेक्ट्रम इस तरीके से होता है। इसको जब हाई रेजोल्यूशन पावर स्पेक्ट्रोमीटर में हम देखते हैं तो ये जो येलो लाइन है ये एक्चुअली डिवाइड हो जाती है 2 लाइंस में। तो इस तरीके से इसके अंदर 2 लाइंस होती हैं। ठीक है, तो इनके अंदर वेवलेंथ का डिफरेंस बहुत माइन्यूट होता है। ये जो लाइन है ये अप्रॉक्सीमेटली होती है 589 नैनोमीटर। नैनोमीटर इज़ द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, 10⁻⁹ और जो दूसरी लाइन है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 588 नैनोमीटर वेवलेंथ को शो करती है। तो इनके बीच में क्योंकि वेवलेंथ का डिफरेंस बहुत कम है इसलिए ये हमें देखने में एक ही लाइन नज़र आती है, लेकिन एक्चुअली ये 2 लाइंस हैं। तो यू कैन से सोडियम का जो लाइन स्पेक्ट्रम है दैट गिव्स यू 2 येलो कलर्ड लाइंस जो बिल्कुल क्लोजली स्पेस्ड है। एक और एग्जांपल जो यहाँ डिस्कस की गई है दैट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम देगा क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन आपको वेरियस लाइंस देता है और डिफरेंटली स्पेस्ड है। तो नॉर्मली ये 4 लाइंस आती हैं हमारे पास, जिसमें रेड है, ग्रीन, ब्लू एंड इंडिगो। बाकी इसकी वेवलेंथ्स आपको शो की गई हैं, कौन सी वेवलेंथ कौन सी है। ये जो फर्स्ट लाइन है रेड वाली, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन अल्फा लाइन। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फिर हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको जस्ट मैं बता देती हूँ ये हाइड्रोजन अल्फा है। जो ग्रीन है इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बीटा। ये ब्लू वाली को हम कहेंगे हाइड्रोजन गैमा, और वायलेट वाली को हम कहेंगे हाइड्रोजन डेल्टा। तो इस तरीके से ये आपके पास 4 जो है यहाँ पे शो की गई हैं। ये हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम है। तो लाइन स्पेक्ट्रम क्लियर हो गया। बाकी उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक को हम कहेंगे एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होगा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम को।
ओके, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे, ये हीटेड ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो जो भी हीटेड ऑब्जेक्ट है वो आपको पता है बहुत सारी रेडिएशंस इमिट करता है। तो ये जितनी रेडिएशंस इमिट हो रही हैं इसमें से यहाँ पे एक डिटेक्टर हमने प्लेस किया होगा। तो ये डिटेक्टर ऑब्जर्व करेगा कि कौन कौन सी रेडिएशंस यहाँ से इमिट हो रही हैं। तो वो रेडिएशंस यहाँ पे आपको शो होंगी। बैकग्राउंड इसका डार्क होगा और जो जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, मतलब डिटेक्टर एब्जॉर्ब कर रहा है, वो रेडिएशंस आपको ये ब्राइट कलर्स में नज़र आएंगी। ठीक है, तो वेरियस इनकी स्पेसिंग हो सकती है। प्रोसीजर वही है कि जो भी कंपोनेंट है पहले उसको वॉलेटिलाइज किया, मींस पहले उसको गैस में कन्वर्ट किया, तब हमें ये सारा स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हो सकता है। तो ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है। उसके बाद नेक्स्ट है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम ऐसा करते हैं कि ये हमारा सैंपल है, ठीक है, तो सैंपल शुड बी इन द फॉर्म ऑफ गैस। वही अगर पहले सॉलिड है तो उसको लिक्विड में, देन गैस में, तो उस तरीके से कन्वर्ट करके यहाँ पे कोई भी हमारा सोर्स है जिसमें से रेडिएशंस जो है वो इमिट हो रही हैं। तो एवरीथिंग एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ रेडिएशन, हमारी बॉडी भी कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब करती है। तो जैसे ये गैस का सैंपल है, यहाँ पे जितनी भी रेडिएशंस आ रही हैं उसमें से कुछ ही एब्जॉर्ब करेगा, बाकी जो रिलीज़ हो जाएंगी यहाँ एक डिटेक्टर प्लेस किया होगा। तो डिटेक्टर ये ऑब्जर्व करेगा कि कौन कौन सी रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। तो क्योंकि ये एब्जॉर्ब के बारे में आपको स्पेक्ट्रम देता है, तो एब्जॉर्ब वाली जो है वो आपको डार्क लाइंस नज़र आएंगी और बैकग्राउंड जो है वो ब्राइट होगा, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ये तो ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक एमिशन स्पेक्ट्रम बनाया गया है और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना के दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपने नोट करना है दैट इज़ कि जो ये लाइंस आ रही हैं, चाहे वो डार्क हैं या वो लाइट हैं, उनकी स्पेसिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे आ रही हैं। इक्वल डिस्टेंस मींस इक्वल वेवलेंथ को शो कर रही हैं। तो चाहे वो एब्जॉर्प्शन है चाहे वो इमिशन स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम है, चाहे वो इमिशन है चाहे वो एब्जॉर्प्शन है, दैट इज़ लाइक अ फिंगरप्रिंट टू एन एटम। जैसे फिंगरप्रिंट से हम डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा पर्सन है, तो बिल्कुल ऐसे ही हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम से ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सा एटम है। तो स्पेसिंग उसकी बिल्कुल सेम ही होती है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो चाहे वो इमिशन हो। तो यही चीज़ आपको बुक में मेंशन की गई है। ये यहाँ पे ये बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ है पेज 132 का। तो ये देख सकते हैं आप, यही बात जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस की वो यहाँ मेंशन की गई है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।